हिंदुस्तान की आज़ादी के 15 वर्ष बाद यानी 1962 में बाड़मेर जैसलमेर के सांसद रहे तन सिंह के बारे में आज भी उनकी बातों को याद करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है और उनके जिस तरीके से एक राजनेता के रूप में उन्होंने पहचान पाई उसके फॉलोअर भी बहुतायत में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर तरीके से हरफन मौला थे। समाज के लिए बेहतर काम किया, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया और एक राजनेता के रूप में भी, चाहे वो नगर पालिका में रहे हो, चाहे विधानसभा में रहे हो या फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में रहे हो, उन्होंने अपनी अलग ही छाप छोड़ी। हम आज तन सिंह जी के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ राजेंद्र सिंह भियाड़ हैं। राजेंद्र सिंह जी, तन सिंह जी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप शुरुआत में उनके बारे में अगर बात करें तो कैसे उनको बताना चाहेंगे? तन सिंह थे क्या, किस तरीके से उनकी काम करने की शैली थी, किस तरीके से उनका व्यक्तित्व था जो आज भी एक तरीके से चर्चाओं में रहता है? ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना गहन गहरा और उसके इतने ज़्यादा आयाम थे कि अपन किसी एक शब्द में बांधें। वो पॉलिटिशियन थे, राइटर थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल थिंकर थे, एक अच्छे व्यापारी थे। मतलब और एज ए मैन वो इतने सादा मिजाज, इतने सरल, मतलब उनके व्यक्तित्व के जितने पहलू आप करो, एक एक पहलू के ऊपर उनके व्यक्तित्व को अद्भुत आप एक इस तरह का, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के महापुरुष लेवल के लोग होते हैं जो कभी कभार इस धरती पर अवतरित होकर के अपने जीवन से एक ऐसी छाप छोड़ करके चले जाते हैं मानव समाज के ऊपर कि आने वाली सदियाँ युगों युगों तक उनको याद करती है। विधायक, नगर पालिका, उसके बाद जब दिल्ली लोकसभा तक का सफ़र था, इसको कैसे याद करेंगे? किस तरीके से वो राजनीति में आए, राजनीति में आने के बाद उनकी शुरुआत किस तरीके से हुई, किस तरीके से उन्होंने एक राजनेता के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाया? सन 50 में वो बाड़मेर की पहली नगर पालिका के पहले नगर पालिका अध्यक्ष बने। फिर 52 में जब पहला आम चुनाव हुआ तो वो बाड़मेर जो विधानसभा क्षेत्र था यहाँ से विधायक बने और फिर 57 में दोबारा वो विधायक निर्वाचित हुए। इस बीच में वो लीडर ऑफ अपोजिशन राजस्थान की विधानसभा में रहे और जब तीसरा आम चुनाव आया 62 का तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, यहाँ से एमपी बने। आप देखिए इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में उन्होंने सिर्फ जो है ये पूरा चुनाव 9,000 रुपये एक छोटी सी जीप के सहारे, उनके पास एक जीप हुआ करती थी, उससे जीता। और उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे वो बहुत मतलब धन्ना सेठ व्यक्ति थे, तो उन्होंने बहुत सादा मिजाजी से चुनाव लड़ा। और 62 में बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब वो पार्लियामेंट में गए तो एक तरह तो जयपुर की महारानी गायत्री देवी थी जो अपने आप में अपनी सुंदरता के लिए, अपने ग्लैमर के लिए पहचानी जाती थी, और दूसरी तरफ तन सिंह जी जैसा व्यक्तित्व था जो बहुत सादा मिजाज कपड़ों में, यही बाड़मेर जैसलमेर की वेशभूषा, साफा, पगड़ी, ये जो सामान्य धोती और जैसे आप चमड़े की अपनी जो ये पगरखी हो। बीबीसी ने भी उनके बारे में शायद कुछ लिखा था, मैंने कहीं पढ़ा। हाँ, वो इस तरह से एक वो बीबीसी ने भी एक कैप्शन इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ने भी लगाया कि एमपी इन पियॉन ड्रेस और गायत्री देवी के फ़ोटो के नीचे लगाया कि ग्लैमर इन पार्लियामेंट। तो बीबीसी ने अपनी न्यूज़ में चलाया कि पाँव में देसी पगरखी, सर पर पगड़ी बांधे सीमांत सांसद पंचकेशी की प्रतिज्ञा लिए सीमांत सांसद दिल्ली पहुंचे। मतलब वो एक रेयर क्वालिटी थी। और जब वो पार्लियामेंट में पहुंचे तो कई सारे सदस्यों को लगा कि कोई अनपढ़ गंवार ग्रामीण व्यक्ति आया है, लेकिन जब उन्होंने डिबेट्स के अंदर पार्ट लेना शुरू किया, उन दिनों में मोरारजी देसाई जो है भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, और उनकी जो फाइनेंस पे जो डिबेट्स है उनको आप देखो तो एक मतलब जिसको कहते हैं कि बड़े से बड़ा अर्थ विशेषज्ञ जैसा बोलता है, इतने टिपिकल विषय पर उन्होंने हर विषय पर जो पार्लियामेंट में उनका जो डिबेट का जो स्तर है उसको आप देखेंगे तो भौचक रह जाएंगे। एक बार कहीं पढ़ रहा था कि जब चुनाव प्रचार कर रहे थे उनके पास एक पुरानी जीप थी, टायर जो है वो निकल गया था और लकड़ी उसमें डालकर और उन्होंने प्रचार किया था। ये क्या घटना थी? वो बीच का जो आता है वो टायर तो नहीं, जो बीच वाला जो पट्टी आती है वो निकल गई, तो उसकी जगह उन्होंने जाल की जो लकड़ी है वो डाल दी। अच्छा, वो अपनी गाड़ी के खुद ही तो ड्राइवर थे, खुद ही मिस्त्री थे, खुद ही उसको खोल के ठीक करते थे। उन दिनों में कहाँ सुविधाएं होती थी, तो वो उनको किसी भी काम को करने में शर्म नहीं थी। आप देखो कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए और 67 के बाद में उन्होंने खेती जब शुरू की
तो वो खुद जो है अपने खेत में अपने हाथ से काम करते थे। एक किसान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हुआ व्यक्ति, असेंबली का 2 बार का मेंबर, लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हुआ व्यक्ति, अपने खेत में MA LLB की डिग्री लिया हुआ व्यक्ति अपने खेत में काम करते थे। अच्छा, श्री क्षत्रिय युवक संघ के बारे में बताएं कि तन सिंह जी का इसमें क्या योगदान रहा और क्यों ये कहा जाता है कि श्री क्षत्रिय युवक संघ उनकी जो सोच कल्पना थी उसके आधार पर बना। वही उसके संस्थापक थे। उनकी एक कल्पना थी कि देश की जब आज़ादी हो गई 46 में, ये लग गया कि अब देश आज़ाद होने वाला है, तो उन्होंने देश की आज़ादी से साल भर पहले इस संस्था का निर्माण किया। उनका ये कहना था कि भारत के अंदर, भारत आज़ाद तो हो जाएगा लेकिन भारत की आज़ादी में अच्छे नागरिक, चरित्रवान नागरिकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। हमारी जो चुनौती है वो एज ए नागरिक के कैरेक्टर बिल्डिंग की है। उस बात की चिंता करके उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और आपको ये जान के बड़ा मतलब हर्ष होगा कि सारी संस्थाएं मोटा मोटी इस पे होती है कि भाई कोई भी संस्था बनती है तो अधिकार प्राप्ति के लिए बनती है। एक नारा लगता है, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो। लेकिन तन सिंह जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया कर्तव्य पालन के लिए, कि हमारी ड्यूटी क्या है देश के प्रति, मानव समाज के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति हमारी जो ड्यूटी है हम उसको समझ जाएं तो अधिकारों की पूर्ति तो अपने आप हो जाएगी। और उन्होंने एक नारा दिया, जैसे भगवान महावीर का एक नारा है कि जियो और जीने दो, बहुत सुंदर नारा है, लेकिन उन्होंने कहा कि खुद मर कर के भी दूसरे के जीने के अधिकार की रक्षा करो। तो ये एक सामाजिक संगठन है या फिर राजनीतिक, श्री क्षत्रिय युवक संघ? मेरी जो छोटी सी समझ है, न ये सामाजिक है न राजनीतिक है, ये विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक साधनागत संगठन है जो कर्तव्य पालन की शिक्षा देते हुए व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति तक के मार्ग तक ले जाने का एक रास्ता है। तो इसको कोई कास्ट ऑर्गेनाइजेशन समझना, इसको कोई पॉलिटिकल वो समझना, ये मेरे ख्याल से कम अकली और कम ख्याली का नज़रिया है। अच्छा, तन सिंह जी ने जो कुछ लिखा आज भी प्रासंगिक है, आज भी युवा वर्ग, और जब हम भी पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि क्या सोच रही होगी, क्या लंबी दूरी तक इन्होंने सोचा होगा। और जो जो शब्द जो भी किताब में उनके लेखन में आए उससे लगता था कि बड़ी उनको चिंता थी भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को लेकर। वो हर मामले में मौलिक व्यक्तित्व थे। उनका जो लेखन है इतने एक्सीलेंट राइटर थे कि आप एक एक शब्द को देखिए। अच्छा, उनके लिखा हुए इतनी वैरायटी है, चाहे इतिहास का सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे उसको आध्यात्म का विषय ले लीजिए, चाहे साधनागत प्रक्रिया ले लीजिए, इन सारे विषयों पर जिस ढंग से उन्होंने लिखा वो उनका अनुभव और उनके हृदय की पीड़ा और चिंता को उन्होंने व्यक्त किया। आप देखो 250 के करीबन उन्होंने गीत लिखे हैं। उस एक काव्य की दृष्टि से वो गीत इतने शानदार है और आज भी कोई सुनता है बरसों बाद तो व्यक्ति के अंदर जो है एक तरह से त्वरा उठती है। तो एक ही व्यक्ति में इतने सारी एक्सीलेंसी थी। वो विधि विशेषज्ञ भी थे, अच्छे व्यापारी थे, अच्छे पॉलिटिशियन थे। आप देखो एज ए पॉलिटिशियन वो हर साल अपना लेखा जोखा जारी करते थे कि आपके सांसद के रूप में लोकसभा में मेरा पहला वर्ष, आपके सांसद के रूप में लोकसभा में मेरा दूसरा वर्ष। अच्छा, इतने वो जागरूक थे कि लोकसभा के काम में होते तब सरकारी खर्च इस्तेमाल करते थे, लेकिन निजी अपने काम से वाहन में जाते थे तो उसका अलग से लोग बुक रखते थे कि ये मेरे निजी काम से गया। आज कौन नेता इतना जो है गंभीरता सोच रहा है? हर व्यक्ति सोचता है कि सरकारी साधन का मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर लूँ। मतलब आप देखिए, अच्छा बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़ा मकान मिलता है तो एक आध कमरा किराए चढ़ा देते हैं, लेकिन उनका वहाँ नियम उन्होंने बना रखा था कि जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वहाँ आए तब वहाँ कोई भी रह सकता है, लेकिन वहाँ नहीं है तो वो उसको सरकारी संपत्ति मानते थे, अपनी निजी जागीर नहीं मानते थे। यानी व्यक्तिगत जीवन में भी ईमानदारी का, एक दफ़े वो बिना रेल टिकट के जल्दबाजी में चढ़ गए और जब उतर करके निकलने लगे तो टीटी जहाँ टिकट चेक कर रहा था वहाँ आके वो खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि सर आप तो जाइए, MP साहब आपको कौन रोक रहा है? कि नहीं नहीं रोकने से मेरा अपराध कम नहीं हुआ, मेरे पास टिकट नहीं है, जो भी जुर्माना है वो आप बना दीजिए। मतलब इतने उच्च जीवन मूल्य उनके थे, इस कारण से लोग उनको हजारों आज 99 साल बाद भी याद कर रहे हैं। नई पीढ़ी के नेता जो हैं वो तन सिंह जी के जीवन से क्या प्रेरणा ले जो वर्तमान की राजनीतियों में दिखती नहीं? अब ये तो बड़ी मुश्किल है। मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह के ठोस लोग, इस तरह के चरित्रवान लोग जिन्होंने कभी भी दिखावे के लिए कुछ नहीं किया। अब तो सारी जो, मुझे माफ़ करना, ये सोशल मीडिया के ज़माने में तो सारा काम ही दिखावे का हो गया। वो पीढ़ी ही अलग थी। देखिए पार्लियामेंट को कितनी गंभीरता से लेते थे, जो बहस का स्तर देखिए किस लेवल पर अध्ययन करके उस विषय के अंदर जा कर के एक नया सुझाव देना, वो करना, इस तरह की पार्लियामेंट के अंदर डिबेट का लेवल ही ख़त्म हो गया। और इतनी व्यक्तिगत चरित्र के मामले में जो ईमानदारी का स्तर है
9 हज़ार में चुना 21 उनको 21,000 रुपये का चंदा मिला उन दिनों में स्वतंत्र पार्टी से, तो उन्होंने 9,000 रुपये खर्च किए और शेष 11,000 रुपये पार्टी के फंड में वापस लौटा दिए। आज कौन करता है ऐसा? इस तरह की पीढ़ी जो है भारत के लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करने में जो जिन शुरुआती लोगों का योगदान रहा, वो तन सिंह जी जैसे इस तरह के महापुरुष थे जिन्होंने इस पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट किया। मुझे बहुत खुशी है कि कितने श्रेष्ठ लोगों ने इस बाड़मेर जैसलमेर की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट किया था। लोकतंत्र की स्थापना के बाद 1947 के बाद क्षत्रिय समाज का जो एक ये कह सकते हैं नए सिरे से शुरुआत थी। जब लोकशाही आई उसके बाद राजशाही का जाने का दौर था, उस दौरान जो तन सिंह जी ने एक पौधा लगाया, आज क्या मानते हैं आप कि उसका कितना बड़ा योगदान है उसके संरक्षण में जो लोग आज भी चल रहे हैं? बहुत आपने देखा होगा अभी हीरक जयंती का कार्यक्रम हुआ 75 साल पे जयपुर पे, वो सब तन सिंह जी की उस कल्पना को लोगों ने पहली बार पब्लिकली इस तरह से देखा कि जो उनका सोच थी, जो उनका चिंतन था, उस चिंतन से किस तरह से अनुशासन, किस तरह से संस्कार, क्या कुछ बनते हैं, वो पहली बार हीरक जयंती के रूप में आया। और क्षत्रिय युवक संघ की जो गतिविधि है आज भी अक्रॉस द इंडिया और भारत से बाहर भी हो रही है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की भारतवर्ष को आज बहुत ज़रूरत है, मानव मात्र को ज़रूरत है जो अच्छे संस्कार, चरित्र निर्माण, अच्छे नागरिक निर्माण और दूसरों के लिए त्याग की बात करे। इस तरह की प्रवृत्तियों की तो भारत के समाज को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। वो दिनों दिन क्षत्रिय युवक संघ जैसी संस्थाओं की रेलेवेंसी बढ़ेगी। रामदिरिया से उनका वास्ता है, वहाँ से उनका जन्म हुआ, वहाँ से लगाकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर तक का सफ़र वो किस तरीके से रहा, कुछ बता सकते हैं? देखो, उनकी बचपन बड़ा दुश्वारियों में गुजरा। उनके पिताजी बहुत बड़े व्यक्ति थे लेकिन बचपन में ही डेथ हो गई जब वो बहुत छोटे थे। लेकिन उनकी माताजी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया और फिर उस ज़माने में वो चौपासनी में पढ़ने गए। चौपासनी में वो बेस्ट स्टूडेंट बने। फिर उसके बाद में पिलानी शिक्षा का बड़ा सेंटर था और उसके बाद में उन्होंने नागपुर से जो है LLB पास की। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। जो हमारे द्वितीय सरसंघ चालक जी थे उनके संपर्क में आए। उनसे जो कार्यप्रणाली का अध्ययन किया, बाद में उसी कार्यप्रणाली को उन्होंने जो है क्षत्रिय युवक संघ में भी लागू किया। और आप ये समझिए कि एक गांव से निकल के देश जब आज़ाद भी नहीं हुआ था, देश की आज़ादी से 15-20 साल पहले इस तरह से शिक्षा ग्रहण करने के लिए नागपुर जैसे शिक्षा के सेंटर पे चले जाना, ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात थी। और एक सामान्य व्यक्ति का उस समय जो है असेंबली में जाना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना, ये अपने आप में एक रेयर चीज़ थी। लेकिन वो प्रबल पुरुषार्थी व्यक्तित्व थे। उनके व्यक्तित्व में, उनकी आत्मा में इतनी बड़ी ताकत थी कि उस ताकत के बूते उन्होंने 2 बार वो सांसद रहे, 2 बार MLA रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। दर्जनों उन्होंने पुस्तकें लिखी, दर्जनों गायन लिखे, दर्जनों मतलब आप ये समझो सैकड़ों लोगों के रोजगार की उन्होंने चिंता की। एक उन्होंने रोजगारी का एक मॉडल दिया। ठीक है, तो मतलब एक जीवन में कोई व्यक्ति इतना काम कैसे कर सकता है। अच्छा, साधना के स्तर पर जो उनका साधकीय व्यक्तित्व था, मेरे को यदि एक शब्द में कहना पड़े कि तन सिंह जी के व्यक्तित्व के लिए सबसे सूटेबल जो चीज़ है वो एक तरह से आध्यात्मिक महापुरुष थे। वो बाकी सब उनकी पहचान MP MLA तो फिर भी बहुत लोग बनेंगे, आगे भी बनते रहते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक महापुरुष थे जो जिनमें महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व का, एक तरह से रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व का सम्मिश्रण था। वो अपनी आध्यात्मिक संपदा के माध्यम से समाज पर स्थायी छाप पड़े जैसी कोई चीज़ देके जाना चाहते थे और उसमें मैं समझता हूँ वो सफल रहे। बिल्कुल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कई किरदार निभाता है, एक राजनेता का, एक अधिवक्ता का, एक समाज सुधारक का और एक जनप्रतिनिधि का भी। निश्चित तौर पर आज इतने सालों बाद अगर उनको याद किया जा रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके अच्छे कार्यों की वजह से और जो उनका त्याग और बलिदान था उसके कारण। जब पहली बार वो संसद में गए तब उनके बारे में क्या क्या लिखा गया वो भी आपने सुना। राजेंद्र सिंह बिहाड़ बता रहे थे कि तन सिंह की खासकर क्षत्रिय समाज के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान भर में जो लोग इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं कि सबका भला हो, सब, जैसे इन्होंने कहा कि ये कह सकते हैं कि खुद जियो और औरों को भी जीने दो, इससे लगभग एक जैसी समावेशी जो एक इनकी सोच थी, इसके आधार पर तन सिंह ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और इस वजह से एक बहुत बड़े समुदाय के आज भी वो
बहुत बड़ी प्रेरणा पुंज बने हुए हैं और गाहे बगाहे ही नहीं बल्कि हर बार जब उनको याद किया जाता है तो उनकी बातों को ही आगे किया जाता है और उससे लोगों को ये कोशिश रहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रेरणा लें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सहयोगी जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।